विटामिन डी की कमी का प्रभाव। शरीर में विटामिन डी की जब कमी हो जाती है तो रक्त में एल्कलाइन फॉस्फेटेज की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। इसकी कमी से कैल्शियम तथा फास्फोरस अवशोषण ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है और हमारी हड्डियां और दांत कमजोर हो जाते हैं। दुर्बल अस्थियां शरीर का भार सहन नहीं कर पाती और जब जरा सी भी चोट लग जाती है तो हम देखते हैं कि हमारी हड्डी टूट जाती है। विटामिन डी की कमी के कारण निम्न बीमारियां देखी जाती हैं: रिकेट्स, टिटैनी, दांतों का सड़ना और अस्थि मृदुलता। रिकेट्स यह मुख्यतः छोटे बालक में जिनकी उम्र 6 से 18 माह तक होती है, उनमें यह रोग हमें अधिक देखने को मिलता है क्योंकि उनके शरीर में विटामिन डी, कैल्शियम तथा फास्फोरस में काफ़ी कमी हो जाती है। घर का जब गंदा वातावरण होता है अर्थात अस्वास्थ्यकर वातावरण होता है, उनमें जो बच्चे पलते हैं, बड़े होते हैं, उन बालकों में यह रोग हमें अधिक देखने को मिलता है क्योंकि उनके मकान ऐसे अंधेरे स्थानों पर होते हैं जहां पर न तो ताज़ी हवा मिलती है और न ही उन्हें धूप मिलती है। तंग तथा सीलन भरे मकानों में पर्याप्त सूर्य की रोशनी जब नहीं पहुंच पाती तो उनमें रिकेट्स रोग देखा जाता है। रिकेट्स के यदि हम लक्षण देखें तो छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें खोपड़ी का अग्रभाग देर से भरता है अर्थात माथा अजीब आकृति का हो जाता है। खोपड़ी की हड्डियां कोमल हो जाती हैं, अस्थि विकृति होकर बड़ी, चपटी तथा चौकोर जो हो जाती है, तो माथा बड़ा अजीब से लगता है क्योंकि उसकी आकृति गोल न होकर चौरस हो जाती है। ललाट की अस्थि बिगड़कर सामने की ओर अधिक उभर कर आ जाती है। अस्थियां कोमल हो जाती हैं। लंबी अस्थियों के जो सिरे होते हैं उनका आकार बढ़ जाता है। रीढ़ की हड्डी की अस्थियां कोमल होकर उनमें लचक आ जाती है, मुड़ जाती है और कुबड़ निकल आता है। कभी कभी रीढ़ की हड्डियां एक तरफ की ओर हम देखते हैं, एक तरफ झुक जाती है या मुड़ जाती है। पैर जो है कमान के आकार के दिखाई देते हैं, जैसे धनुष का जो होता है उसमें हम देखिए कि धनुष थोड़ा गोलाई लिए हुए होता है, तो पाँव की आकृति भी वैसी ही हो जाती है। पसली की अस्थियां बढ़ जाती हैं तथा मोती जैसा रूप ग्रहण कर लेती हैं, जिसे हम रिकेटिक रोजरी कहते हैं। रोजरी जो गले में पहनते हैं क्रिश्चियन लोग। छाती की अस्थियां उभर जाती हैं तथा एक और कुछ बड़ा सा गड्ढा हो जाता है, जिससे जो छाती की अस्थियां हैं उनमें विकृति आ जाती है और बालक की छाती कबूतर की छाती की तरह निकल आती है। घुटने, जोड़ तथा कलाई की जो हड्डियां हैं वह चौड़ी हो जाती हैं। श्रोणि गुहा का समुचित विकास नहीं होता, अतः वह छोटी रह जाती है। लड़कियों में यदि श्रोणि गुहा का समुचित या उचित विकास नहीं हो पाता है तो उनका सामान्य प्रसव नहीं हो पाता है। पाचन तंत्र में बहुत प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। आमाशय तथा आंतों की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, निर्बल हो जाती हैं और अशक्त हो जाती हैं, इसलिए पेट आगे की तरफ उभरा हुआ दिखाई देता है। बालक थका थका, खिन्न, क्लांत, बेचैन रहता है। वह क्रोधी एवं चिड़चिड़ा भी हो जाता है। गहरी नींद नहीं आती, सोते समय ऐंठन हो जाती है, जिसके कारण शिशु नींद में से अचानक जागकर रोने लगता है और जो उसके हाथ पांव की पेशियां होती हैं उनमें बहुत तेज दर्द और पीड़ा होने लगती है। मांसपेशियों का विकास रुक जाता है। पेट की पेशियां जो है विशेष रूप से प्रभावित हो जाती हैं। रोगी की प्रतिरोधक क्षमता जो है अर्थात जो रोग निरोधक क्षमता है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दांतों का भी समुचित विकास नहीं हो पाता है और जोड़ों में सूजन आ जाती है और हम देखते हैं कि जो छोटा बच्चा है उसकी शारीरिक वृद्धि भी रुक जाती है और जो बच्चा है वो ठीक ना रह जाता है, बोना रह जाता है और कभी कभी तो हम देखते हैं कि जो लंबाई है वो 3 से 4 फीट ही रह जाती है। अब जब रिकेट्स हो गया है तो उसको हम बचाव कैसे करें, उसमें सुधार कैसे करें, उसके ऊपर भी कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। बालक को पर्याप्त मात्रा में दूध से बने पदार्थ जैसे पनीर की मिठाई, पनीर, छाछ, दही आदि हम दे सकते हैं। कॉल्ड लिवर ऑयल दिया जाना चाहिए। बालक को सरसों का तेल या जैतून का तेल से मालिश करके थोड़ी देर तक धूप में लिटाना चाहिए। कई बार सोचते हैं माँ बाप की धूप में जो हम लिटाते हैं तो बच्चे का रंग काला हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं होता। अगर हो भी जाए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, हड्डियां मजबूत हो जाती हैं, लेकिन यह प्रक्रिया सुबह के समय ही कम करनी चाहिए जब धूप भी थोड़ी कम होती है और हमें सूर्य की रोशनी से विटामिन डी भी मिल जाता है। भोजन में पर्याप्त मात्रा में डी युक्त भोजन होना चाहिए। बालक को 4 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी अंतः मांसपेशियों से दिया जाना चाहिए। इसके बाद
5 महीने तक विटामिन डी नहीं देते हैं, इससे तुरंत बालक को आराम आ जाता है। विटामिन डी की कमी के कारण पैराथायरॉयड हार्मोन में कैल्शियम तथा फास्फोरस का अवशोषण सही ढंग से नहीं हो पाता है। सामान्य रिकेट्स की दशा में 10,000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी मुंह से प्रतिदिन यदि 10 दिनों तक दिया जाए, इसके बाद 2,000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी 1 माह तक रोज दें। रोग में सुधार होने पर 400 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी भोजन के माध्यम से अगले कुछ दिनों तक ग्रहण किया जाना चाहिए। मांसपेशीय मरोड़ या टिटेनी: जब शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस के चयापचय या मेटाबॉलिज्म में असामान्यता आ जाती है, विकृति आ जाती है, तब मांसपेशी मरोड़ हो जाता है और शरीर में पीड़ादायक संकुचन या ऐंठन होने लगती है। कभी कभी हम देखते हैं कि ऐंठन की तीव्रता इतनी ज़्यादा होती है कि व्यक्ति बेहोश ही हो जाता है। आहार में विटामिन डी, कैल्शियम, फास्फोरस युक्त आहार लिया जाना चाहिए और कैल्शियम की गोलियां दी जानी चाहिए, जिससे रोगी को आराम मिलता है। दांतों की सड़न: बच्चों में विटामिन डी की कमी से समय पर दांत नहीं आते और अगर आ भी जाते हैं तो विकृत हो जाते हैं, छोटे छोटे रह जाते हैं और वे अस्वस्थ हो जाते हैं तथा दांत जो है सड़ने लगते हैं। दांतों का एनामेल तथा डेंटिन वाला भाग कैल्शियम फॉस्फेट का जवाब नहीं हो जाने के कारण हम देखते हैं कि दांतों में खोडर या गड्ढे पड़ जाते हैं। स्वस्थ दांत का निर्माण नहीं हो पाता है। उपचार की दृष्टि से यदि हम देखें तो भोजन में पर्याप्त मात्रा में दूध देना चाहिए, फल सब्जियों का अधिक उपयोग किया जाना चाहिए और फलों का रस बच्चों को पीने के लिए देना चाहिए। अस्थि मृदुलता या जिसे हम ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं, यह रोग वयस्क लोगों में होता है। इसमें बड़ों का रिकेट्स भी इसको हम कह सकते हैं। यह अस्थि रोग विशेषकर गर्भवती माताओं में और दूध पिलाने वाली माताओं में देखा जाता है और जो निम्न आर्थिक वर्ग की महिलाएं हैं उनमें तो सामान्य महिलाओं में भी ये रोग देखने को मिलता है, क्योंकि उनके आहार में दूध भी नहीं होता है, फल भी नहीं होता है, हरे पत्तेदार सब्जियों की नितांत कमी रहती है और फिर गरीबी के कारण उन्हें दूध और दूध से पदार्थ भी नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से उनमें ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। वे महिलाएं जो पर्दा में रहती हैं अथवा उन्हें सूर्य की रोशनी नहीं मिल पाती अथवा उनमें भी यह रोग देखने को मिलता है। अस्वच्छ वातावरण, नमी, सीलन वाले कमरों में रहने से जहां पर धूप बिल्कुल ही नहीं आती वहां पर हम यह रोग अधिक देखते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि रोग चीन में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, भारत में और जो अन्य विकसित और अन्य अविकसित तथा विकासशील देशों में यह बीमारी अधिक देखने को मिलती है, क्योंकि विटामिन डी की कमी के कारण अस्थियों में कैल्शियम का जमना बंद सा हो जाता है। लक्षण: यदि हम बीमारी के लक्षण देखें, रक्त के सीरम में एल्कलाइन फॉस्फेटेज की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, जिससे हम देखते हैं कि रक्त में अकार्बनिक फास्फोरस की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है। विटामिन डी की जब कमी हो जाती है तो हम देखते हैं हमारी अस्थियां बहुत ही दुर्बल, निर्बल, कमजोर हो जाती हैं और वह शरीर को बाहर ही नहीं सह पाती और जरा सी भी चोट लगती है तो हड्डी टूट जाती है। अस्थियां विकृत हो जाती हैं, विशेषकर पैर, पसलियां तथा रीढ़ की हड्डी में अधिक प्रभावित होती है। कमर तथा जांघ में भी दर्द रहने लगता है और चलने फिरने में बहुत कठिनाई आती है। गर्भावस्था में ऑस्टियोमलेशिया के कारण गर्भपात भी हो जाता है, क्योंकि जो श्रोणि गुहा है वह ठीक प्रकार से विकसित नहीं हो पाती है और जब शिशु का जन्म होने लगता है तो उसके निष्कासन में बाधा आती है। यदि गर्भपात नहीं भी होता है तो सामान्य प्रसव कराना तो नितांत ही मुश्किल काम होता है। रीढ़ की हड्डी झुक जाती है, जिससे हम देखते हैं कुबड़ निकल आती है, मांसपेशियां भी कमजोर हो जाती हैं और रोगी को सीढ़ी चढ़ने उतरने में काफी परेशानी आती है। उच्च कैलोरी युक्त प्रोटीन तथा विटामिन डी युक्त भोजन हमें करना चाहिए। आहार में दूध से बने पदार्थ, हरे पत्तेदार सब्जियां तथा फलों का समावेश होना चाहिए। जब गंभीर ऑस्टियोपोरोसिस की दशा हो जाए तो 50,000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी अंतःपेशियों के द्वारा रोगी को देते हैं। फिर 6 माह तक विटामिन डी की एक भी खुराक देने की आवश्यकता नहीं है। 6 माह बाद 400 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी प्रतिदिन हम भोजन के द्वारा भी दे सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस:
यह रोग मुख्यतः वृद्धों में होता है। अस्थियां निःशक्त, कमजोर एवं भुरभुरी हो जाती हैं तथा साधारण सी भी चोट लगने पर या जब व्यक्ति गिर जाता है तो हड्डियां टूट जाती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस मुख्यतः दो कारण से होता है। एक तो हार्मोन की कमी के कारण हमको देखने को मिलता है और दूसरा जब भोजन में पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी, कैल्शियम की और फास्फोरस की कमी हो जाती है, उस समय भी यह रोग देखने को मिलता है। हार्मोन की कमी के कारण हम देखें तो उसका मुख्य कारण होती है हार्मोन की मात्रा में गड़बड़ी, असंतुलन एवं अनियमित स्राव से ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। यह रोग महिलाओं में उस समय देखने को मिलता है कि जब उनका मासिक रक्तस्राव बंद हो जाता है और उसके बाद उनमें यौन हार्मोन का स्राव नहीं हो पाता है। पुरुषों में भी यह एंड्रोजन हार्मोन की कमी से देखा जाता है। आहार में विटामिन डी तथा कैल्शियम की कमी से भी हम यह रोग देखते हैं। इसका मुख्य कारण है कि जब कैल्शियम का अवशोषण सही प्रकार से नहीं हो पाता है और शरीर में बिना अवशोषित हुए ही मूत्र मल के द्वारा या मूत्र के द्वारा जब बाहर निकल जाता है तो इस बीमारी को हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। इसका मुख्य कारण है शारीरिक क्रियाशीलता में कमी और व्यापक मात्रा में जब हम व्यायाम नहीं करते हैं या व्यायाम की हमारे शरीर में कमी रखते हैं उस समय भी हमें ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है। इसके मुख्य कारण लक्षण जो है वो जोड़ों में बहुत तेज दर्द होता है, पीड़ा होती है, ऐंठन होती है, चलने फिरने पर दर्द बढ़ जाता है और हम आराम से बैठे रहें तो दर्द कम हो जाता है, हड्डियां टूट जाती है, विशेषकर कमर तथा पैर की हड्डियां अधिक प्रभावित होती हैं। स्त्रियों में ऑस्टियोपोरोसिस बचाव के हेतु हमें यौन हार्मोन दिया जाना चाहिए। पुरुषों में सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने हेतु एंड्रोजन के स्रवण के लिए दवाइयां दी जाती हैं। मिथाइल टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा प्रचलित दवाई है। इसे 2 सप्ताह तक एक गोली 25 से 50 मिलीग्राम की हो उसे हम दे सकते हैं। इसके अलावा जो ऑस्टियोपोरोसिस के मेन कारण है उसको दूर करने के लिए हमें यौन हार्मोन का सेवन करना बहुत जरूरी है। पुरुषों में ऑस्टियोपोरोसिस रोकने हेतु एंड्रोजन के स्रावण हेतु दवाई का प्रयोग दूध से बने पदार्थों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। हरे पत्तेदार सब्जियों, फलों के रस आदि का भी अधिक सेवन करना चाहिए और विटामिन डी युक्त आहार लेना चाहिए। और जैसा कि हम बार बार कहते हैं कि सुबह के समय में तेल लगाकर धूप में भी बैठना चाहिए। जहाँ कमी इसकी हानिकारक है वहीं इसकी अधिकता और भी अधिक हानिकारक है। विटामिन डी को अधिकता भी शरीर के लिए हानिकारक होती है। वयस्कों में प्रतिदिन 10,000 इंटरनेशनल यूनिट दिया जाए तो इसका विषाक्त प्रभाव हमको देखने को मिल जाता है, जबकि बालकों में यदि 1800 इंटरनेशनल यूनिट प्रतिदिन काफ़ी लंबे समय तक दिया जाए तो बच्चों में भी इसकी अधिकता हो जाती है, जिसका उनके शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। विटामिन डी की अधिकता को हम हाइपरकैल्सीमिया कहते हैं। लक्षण यदि इसके हम देखें तो विटामिन डी की अधिकता के कारण हृदय, रक्त वाहिनियाँ, फेफड़े, गुर्दे में कैल्शियम का जमाव हो जाता है, जिसकी वजह से जी मिचलाना, सिर दर्द, थकान, वजन में कमी, दस्त, चिड़चिड़ापन, क्रोध आना जैसे लक्षण देखे जाते हैं। जब इसकी तीव्र विषाक्तता हो जाती है तो गुर्दे भी खराब हो जाते हैं। बार बार प्यास का अनुभव होता है, बार बार मूत्र त्यागने हेतु जाना पड़ता है। शरीर के कोमल तंतुओं पर कैल्शियम जम जाता है, मांसपेशियां कमजोर होकर नष्ट होने लगती है, मानसिक दुर्बलता भी देखी जाती है। धमनियों में भी कैल्शियम तथा विटामिन डी का जमाव अधिक हो जाता है, जिससे रक्त प्रवाह असंतुलित हो जाता है और कभी कभी हम देखते हैं व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। उल्टी होना, चक्कर आना, कभी कभी आंख के कंजक्टिवा तथा कॉर्निया में सफेदी आ जाती है, कोई सफेद सा दाने दाने दिखने लगते हैं और उच्च रक्तचाप भी देखा जाता है। विटामिन डी के यदि हम साधन देखें तो सबसे बढ़िया साधन है सूर्य की रोशनी और भोजन। प्राणीज भोज्य पदार्थों में विशेषकर मछलियों के तेल में विटामिन डी उपस्थित रहता है। वनस्पतिक भोज्य पदार्थों में यह बिल्कुल भी उपस्थित नहीं होता है।